गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की 6 पोएम चल रही है बेटा हमारी। यह है तंदुरुस्त मुस्कान, जिनके लेखक हैं नागार्जुन जी। कल तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या की थी, आज हमारा सेकंड पैराग्राफ है। यदि तुम्हारी माँ माध्यम ने बनी होती आज, मैं न देख पाता और न मैं तुम्हें जान पाता, तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान। सबसे पहले हम इसका संकेत लिखते हैं। संकेत में क्या लिखते हैं? यह तुम्हारी डॉट लगा के, और उसके बाद में क्या लिखते हैं? बड़ी ही छविमान। उसके बाद में हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखा होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित यह तंदुरुस्त मुस्कान नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक नागार्जुन जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में एक छोटे से नन्हे बच्चे की मुस्कान के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि इसके बाद में इसकी व्याख्या। इसमें इसके कवि नागार्जुन जी कहते हैं, यदि तुम्हारे माँ माध्यम ने बनी होती आज। कवि कहता है कि हे मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे दूधिया दांतों की ये मुस्कान, इसमें कवि कहता है कि हे मेरे बच्चे, तुम्हारी ये दूधिया दांतों की मुस्कान मैं नहीं देख पाता। यदि तुम्हारी माँ आपके और मेरे बीच में माध्यम ने बनी होती, तो मैं आपके इन छोटे छोटे दूधिया दांतों की मुस्कान नहीं देख पाता, और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाता, ना ही मैं तुम्हें जान पाता कि तुम मेरे ही बच्चे हो। तुम्हारी यह तंदुरुस्त मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। तुम्हारी ये छोटे छोटे दूधिया दांतों की मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर व छविमान लग रही है। तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। इसमें इसके कवि जो नागार्जुन जी होते हैं, वो यानी कि अपने छोटे से नन्हे बच्चे को और अपनी पत्नी को क्या करें कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी में इतर में अन्य। चीर प्रवासी यानी कि दूसरे देश से आया हुआ कोई मेहमान, कि मैं तो कहीं दूसरे देश से आया हुआ कोई दूसरा मेहमान हूँ। इतर दूसरे, चीर प्रवासी काफ़ी लंबे समय से, कि काफ़ी लंबे समय से जो व्यक्ति बाहर रहता है उसके बारे में बताता है। इतर दूसरे देशी, कि मैं तो जो काफ़ी लंबे समय से बाहर रहने वाला कोई अन्य या दूसरा व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस मेहमान से तुम्हारा किसी प्रकार का अभी तक कोई संपर्क या संबंध नहीं रहा है। किस मेहमान से आज तक तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधु परक। फिर इसमें कवि नागार्जुन जी अपने बच्चे से कहते कि तुम्हारी मांग ने ही तुम्हें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था। हर प्रकार से तुम्हारी माँ ने ही आपका पालन पोषण किया है। यानी कि मधुपरक होता है कि दूध, दही, शहद, जल सभी प्रकार के पोषक तत्व खिला कर के तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया है। देखते तुम इधर कनखी मार तिरछी आंखों से देखना। कभी अपने बच्चे से कहते हैं कि जब तुम मुझे अपनी तिरछी आंखों से मुझे देखते हो, तो उस समय और होती हैं जबकि आंखें चार, कि तुम मुझे जब अपनी तिरछी नज़रों से देखते हो तो आपकी और मेरी आंखें मिलकर के चार हो जाती हैं। तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय तुम्हारे छोटे छोटे दांतों की यह मुस्कान मुझे बड़ी ही सुंदर लग रही है, बड़ी ही छविमान लग रही है। यदि आता है कि इन पंक्तियों का काव्य भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य में तो हमने इसकी व्याख्या के लिखनी है, प्रसंग और विशेष नहीं लिखना है। यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट पॉइंट लिखना आपने काव्य सौंदर्य में कि इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटे से नन्हे बच्चे की मधुर मुस्कान का सहज चित्रण किया है। सेकंड, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐतुकान छंद है, प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस है, अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, चाक्षुक बिंब है, कड़ी बोली है, अभिधात्मक शैली है, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। यदि विशेष आता है व्याख्या के बाद, विशेष भी यही लिखना है, काव्य सौंदर्य में भी यही पॉइंट लिखने हैं आपको।
ओके। इसी व्याख्या के प्रश्न है हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतरण में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भाट क्या लिखता है कि इसमें इसके कवि नागार्जुन ने एक छोटे से सुंदर से बच्चे के दूधिया दांतों की मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है, खुश हो जाता है और वह अपनी पत्नी के प्रति भी आभार व्यक्त करता है और वह कहता है कि सभी प्रकार से तुम्हारा जो पालन पोषण किया है वह तुम्हारी माँ ने ही प्रेम पूर्वक वह हर प्रकार के पोषक तत्व खिला करके किया है। ठीक है, भारत में चीज़ें लिखनी है। सेकंड है हमारा, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान और कवि के बीच माध्यम कौन बना था। कवि ने बताया था सेकंड लाइन में क्या था कि बच्चे की जो छोटा सा नन्हा सा बच्चा हंस रहा था और क्या कहा था उसमें कवि ने, आपकी माँ यानी कि उन छोटे से नन्हे बच्चे की माँ ही उसकी पत्नी यानी कि नागार्जुन की पत्नी उसके और उसके बच्चे के बीच में उनके माध्यम बनी थी। जब कवि ने कहा था कि यदि तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं आपको ना तो जान पाता न मैं आपको किसी प्रकार से देख पाता। किस अवस्था में कवि अपने बच्चे को न देख सका था। कौन सी अवस्था थी जिसमें यानी कि कवि अपने बच्चों को नहीं देख सका था, कि यदि कभी अपनी पत्नी की मधुर मुस्कान और उसका परिचय नहीं कराती तो उस विषय में वह क्या करता था, ना तो वह उसे देख सकता था ना वह उसे जान पाता था, क्योंकि वह तो काफ़ी लंबे समय से बाहर रहता था और काफ़ी दिनों बाद जब आया था तो उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि यह आपका बच्चा है। तो वह कहता है कि यदि वो मुझे नहीं बताती तो मैं आपको न देख सकता था न जान पाता था। फोर्थ है, कवि ने किसे किसे धन्य माना है और क्यों। कवि ने एक तो अपने बच्चे को धन्य माना है, उसने कहा था कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है क्योंकि हर प्रकार से तुम्हारा पालन पोषण आपकी माँ ने ही किया है। कवि ने स्वयं को क्या माना था। कवि ने स्वयं को एक चिर प्रवासी माना था जो काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटा था। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण क्या खिलाकर करती है। माँ अपने बच्चे का पालन पोषण हर प्रकार की पोषक तत्व खिलाकर करती है। दूध, दही, शहद, जल आदि प्रकार के पोषक तत्व खिलाकर के उसका पालन पोषण करती है। मधुपर्क में निहित प्रतीकात्मकता स्पष्ट कीजिए। इसमें बच्चे को जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार दिया गया है। कवि को छविमान क्या लगती है। कवि को एक छोटे से नन्हे बच्चे की मुस्कान बड़ी ही छविमान लग रही है। नन्हा बच्चा बाहर से आए कवि की ओर किस प्रकार देख रहा था। वह छोटा सा नन्हा बच्चा अपनी तिरछी नज़रों से उस कवि को देख रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये मेरे पिताजी हैं। तो उस समय कहता कि वह छोटा सा नन्हा बच्चा जब अपने पिताजी की तरफ टेढ़ी आंखों से देखता है, तिरछी नज़र से देखता है, तो उस समय उसकी और उसकी आंखें मिलकर चार हो जाती हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर है। यदि व्याख्या में से आगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। फिर इसमें से जैसे भाव स्पष्ट कीजिए। भाव भी बताया, छोटे से नन्हे बच्चे की सुंदर मुस्कान का वर्णन किया गया था। किस शब्द शक्ति के प्रयोग से सरलता सरसता प्रकट हुई है। क्या थी, अभिधात्मक शक्ति की। काव्य बताया था, कौन सा काव्य गुण था इसमें, प्रसाद था। काव्य गुण कौन सा था, प्रसाद। रस कौन सा था, वात्सल्य रस था। बोली कौन सी बताई गई थी, खड़ी बोली है। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो हमने विशेष के अंदर लिखे तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया था। छंद कौन सा था इसमें, तुकांत है, तुकांत छंद था। मुहावरे का सहज प्रयोग कीजिए, यानी कि आंखें चार होना, कनखी मारना, ये हमारे मुहावरे हैं। तत्सम तद्भव शब्द, तद्भव कौन थी, माँ यानी कि जो मुस्कान। प्रवासी, संपर्क आदि थी। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति आदि अलंकार थे। बिंब कौन सा था इसमें, चाक्षुक बिंब का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसी में से हमारे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सेकंड प्रश्न हमारा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर बताया था। कि बच्चे की मुस्कान क्या होती है, बनावटी नहीं होती है। बच्चे के एक छोटा सा नन्हा जो बच्चा हंसता है उसकी मुस्कान बनावटी नहीं होती है, बल्कि वह सहज व स्वाभाविक रूप होती है। लेकिन एक किसी बड़े व्यक्ति की मुस्कान बनावटी भी हो सकती है। वह क्योंकि वह तो हर स्थिति में बदलती रहती है, लेकिन छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वह कभी बदलती नहीं है। बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई निश्चलता, बेईमानी आदि झलक हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन बड़े व्यक्ति की मुस्कान में हमें वे बेईमानी की निश्चलता की झलक दिखाई देती है। इसलिए हर्ष व और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में हर्ष व स्वाभाविकता भी नहीं होती है। इसलिए छोटे से बच्चे की और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत ज़्यादा अंतर माना गया है।
इसमें से प्रश्न जैसे हमारा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ऐसा क्यों कहा था? जब वह छोटा सा नन्हा सा बच्चा नागार्जुन की तरफ अपनी पलकों को बिना झपकाए बार बार उसे देख रहा था, तो उस समय नागार्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह मुझे नहीं पहचानता है। इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से बाहर रहता था, इसलिए मैं एक छोटे से नन्हे बच्चे के लिए एक अजनबी हूँ, यानी कि कहीं और से आया हुआ इसके लिए एक मेहमान की तरह हूँ, जिसे इसने आज तक ना तो मुझे देखा और ना मैंने इसे देखा है। इसलिए इस बच्चे के लिए मैं एक अनजान हूँ, इसलिए ये मुझे बार बार ऐसी तिरछी नज़रों से देख रहा है क्योंकि मुझे अभी तक नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कवि और शिशु के बीच माध्यम कौन है? यानी कि कवि कवि कौन थे इनकी? नागार्जुन और उसके बच्चे के बीच में माध्यम कौन बनी थी? उसकी माँ बनी थी, छोटे से नन्हे बच्चे की माँ बनी थी, क्योंकि दोनों के बीच के कड़ी का काम उसकी माँ ही करती है। क्योंकि जब काफ़ी लंबे समय से के बाद जब उसके पिताजी वहाँ आए थे, तो उस समय उसने बताया था कि ये आपके पिताजी हैं, और उसने बताया था कि ये आपके बेटा जी, क्योंकि उन दोनों के बीच में माध्यम कौन बनी थी? केवल उसकी माँ ही बनी थी। तभी कवि जान पाया था कि ये मेरा बच्चा ही है। कवि अपनी आंखें शिशु की ओर क्यों फेर लेना चाहता है? क्यों फेरना चाहता था कवि? अपनी आंखें शिशु की तरफ से इसलिए फेरना चाहता था क्योंकि नन्हा व छोटा सा बच्चा उस कवि को एक अनजान व्यक्ति समझ रहा था, और लगातार जब उसे बार बार उसे देख रहा था तिरछी नज़रों से, उस समय उसने सोचा कि कवि ने ये मेरी तरफ बार बार देखते हुए थक गया होगा, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ। कवि शिशु की माँ तथा शिशु को धन्य क्यों कहता है? क्योंकि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्योंकि मैं तो काफ़ी लंबे समय से बाहर था, मैंने तो आपका पालन पोषण नहीं किया है, नहीं मुझे पता, लेकिन आपकी माँ ने हर तरह से आपका पालन पोषण किया। उंगली पकड़कर चलना भी आपकी माँ ने ही सीखा है, और हर प्रकार के शहद, दूध, दही आदि प्रकार के पोषक तत्व खिला करके तुम्हारे माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। इसलिए कवि कहता है कि इसलिए तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। उंगलियां माँ की कराती मधु परख से क्या तात्पर्य है? एक छोटे से नन्हे बच्चे को विकास के लिए जम्मा अपने सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व खिलाकर उसका पालन पोषण करती है। उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाती हैं। यानी कि मधु परख बताया था क्या होता है? 5 प्रकार के जो तत्व होते हैं, दूध, दही, शहद, घी, जल आदि मिलकर जो बनता है, इसलिए वह अमृत के समान है और वही महत्वपूर्ण भी है। शिशु तथा उसकी माँ के बीच कैसा संबंध होता है? सर्वप्रथम शिशु और उसकी माँ को ही पहचानता है, क्योंकि वह छोटा सा नन्हा बच्चा जब हमेशा अपनी माँ के पास रहता है तो वह अपनी माँ को छोड़कर बाकी किसी को नहीं पहचानता है। माँ अपने शिशु का मातृत्व की भावना से हर प्रकार से पालन पोषण करती, उन्हें स्नेह करती है, और वह छोटा सा नन्हा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर ही एक स्नेह पाता है और एक यानी कि खुश होता है। माँ ही उसको संसार है, माँ ही उसके लिए संसार रिश्तों से परिचित केवल उसकी माँ ही कराती है। इसलिए शिशु और उनके माँ के बीच का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार से पालन पोषण माँ कर सकती है उसी प्रकार से पिता नहीं कर सकता है। कवि ने स्वयं को क्या माना था? चिर प्रवासी, यानी कि कहीं दूसरे देश से आया हुआ मेहमान। जलजात का अर्थ क्या था? कमल का पत्ता, एक निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी में जो खिल रहा है। इतर से क्या अभिप्राय पाता? उसने कहा था कि मैं कहीं दूसरे देश से आया, आपके लिए कोई मेहमान हूँ। इतर दूसरा, क्या होगा इसका? दूसरा। नागार्जुन ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया था? ऐतुकांत छंद का प्रयोग किया था। तंदुरित मुस्कान में कवि ने ध्यान आकर्षण का केंद्र है। कवि का एक छोटा सा नन्हा बच्चा। तंदुरित मुस्कान में कौन सा काव्य रस का नाम लिया जाता? वात्सल्य। यह तंदुरित मुस्कान कविता में माँ की उंगलियाँ क्या कराती रही है? मधुपरक, यानी कि हर प्रकार के उनका जो पालन पोषण होता है, शहद, दूध, दही के आदि प्रकार से कराना उसकी माँ ने ही कराया है। परस पाकर में कौन सा अलंकार पै पै की बार बार आवर्ती होती है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कठिन पाषाण पिघलकर क्या बन गया है? जल, कि जिस प्रकार से, यानी कि कठोर हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, जो बहुत क्रोधित होता है, लेकिन वह क्रोधित व्यक्ति भी उस छोटे से नन्हे बच्चे की मुस्कान को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, उसका भी प्रेम जो होता है वो पिघल जाता है। तो वो छोटे से नन्हे बच्चे को देखकर वह भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है। तो कठिन पाषाण पिघल कर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक है।
तो आज के लिए हमारे सेकंड पोएम की व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, राइट प्लस लर्न।